हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के फिफ्थ सेमेस्टर का प्रथम पेपर जो है, जिसका नाम है तुलनात्मक सरकार एवं राजनीति। इसमें यूके के विषय में पढ़ना, यूएसए के विषय में, स्विट्जरलैंड एंड चीन के विषय। तो ये इस पेपर का नाम है तुलनात्मक सरकार एवं राजनीति, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चीन। इसका इंग्लिश में नाम है इसका कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना। हम इसके यानी कि इसमें टोटल 8 यूनिट दी गई है। तो 8 यूनिट का सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। इस पेपर से संबंधित हमने जितनी भी वीडियोस अब तक बनाई है उस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप जाकर सिलेबस और सेकेंड पेपर इन सभी की वीडियोस आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के हम इस वीडियो में देखेंगे यूनिट नंबर 1 को अध्ययन करेंगे। यूनिट 1 में हमें पढ़ना क्या है? यूनिट 1 में हमें पढ़ना है तुलनात्मक राजनीति क्या है, अर्थ इसका क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र और राजनीति का में इसका तुलनात्मक अध्ययन किस तरीके से किया गया है। राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन के विषय में हम एक तरीके से विस्तृत रूप में डिटेल में अध्ययन करेंगे। यानी कि नेचर इसकी क्या है, स्कोप एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, इसके विषय में हम पढ़ना। और एक ही वीडियो में हम इससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनको कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं तुलनात्मक राजनीति क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है। ठीक है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसके विषय में सबसे पहले देखते हैं। तो राजनीति जो होती है, राजनीति विज्ञान की एक शाखा, एक विधि है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। किस चीज़ पर? तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है। किस चीज़ की? राजनीति। किसके सापेक्ष में? दो देशों के मध्य। ठीक है, या फिर कहें तो एक ही देश में अलग अलग समय की राजनीतियों की तुलना की जाती है। इसी को तो कहेंगे हम कि तुलनात्मक राजनीति। ठीक है, और देखा जाता यानी कि और देखा जाता है कि इसमें समानता क्या है, यानी कि इन दो समय अंतरालों में पॉलिटिक्स में क्या समानता है, क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। आगे हम और चीज़ें देखते हैं, बहुत ही अच्छे से देखेंगे और सारे टॉपिक्स आपको इससे समझ में आ जाएंगे अगर लास्ट तक आप देखेंगे तो आगे हम देखते हैं तुलनात्मक राजनीति दुनिया में विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का व्यवस्थित अध्ययन और तुलना है। यह तुलनात्मक रूप में समझने की कोशिश करता है और कि विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में समानताएं क्या हैं, अंतर क्यों हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यानी कि दो देशों के मध्य क्यों डिफरेंस आ रहा है पॉलिटिक्स में, ये सारी चीज़ें एक ही समय में, एक ही देश में अलग अलग समय में जो राजनीति में परिवर्तन आते हैं उसके विषय में, और उनके बीच विकासात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ों की तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना ही एक तरीके से तुलनात्मक राजनीति होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसकी परिभाषा के रूप में देखते हैं। एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार उन्होंने दिया है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। क्या है? विवेचन एवं विश्लेषण है। किस रूप से? तुलनात्मक रूप से। तो एक तरीके से एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार उन्होंने जो तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दी है, उन्होंने बताया क्या कि तुलनात्मक राजनीति राजनीति संस्थाओं और सरकारों के विविध प्रकारों की एक तुलनात्मक विवेचना एवं विश्लेषण है। आगे हम देखते हैं रॉफ्ट बाय बंटी के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एवं उनके उन तत्वों की व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों एवं उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये उन्होंने ये यानी एक तरीके से परिभाषा है। आगे हम देखते हैं कर्टिस के शब्दों में हम देखते हैं जो राजनीति एक तरीके से जो परिभाषा दी है तुलनात्मक राजनीति की, उसमें देखते हैं राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं एवं समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक राजनीति से संबंध अध्ययन किया जाता है। तो यही चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं देखेंगे तो और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, समझ में आने लगेगा कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या, इसमें क्या होता है। सबसे पहली विशेषता है इसमें कि ये जो है अधिक विस्तारपूर्ण क्षेत्र वास्तविकता परिशुद्धता के लिए खोजन, जो एक तरीके से इसके वैज्ञानिक रूप का द्योतक होता है। आगे हम देखते हैं दूसरा जो पॉइंट है, व्यवहारवादी और अनुभव मूलक परिप्रेक्ष्य को अंगीकार किया जाता है। तीसरा इसमें देखते हैं वर्णन और विवेचन के स्थान पर विश्लेषण को अपनाया जाना। ठीक है, और चौथा इसमें जो इसकी विशेषता है, राजनीति का अन्य सामाजिक शास्त्रों से निकट संबंध है। इसके विषय में आगे इस जितने भी हमने बताया आगे हम और डिटेल से अध्ययन करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। फिलहाल आगे हम देखते चलते हैं इतिहास के विषय में, देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का इतिहास किस तरीके से रहा है। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन जो है क्रांतिकारी और नया नहीं है। राजनीति में प्रारंभ से ही तुलनात्मक अध्ययन का प्रयोग किया जाता रहा है। ठीक है, पहले से ही यानी कि एक तरीके से प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है।
इसीलिए इसको ब्लोडेन ने कहा है कि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन प्राचीनतम, अत्यंत कठिन और अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा शुरू से ही मनुष्यों के ध्यान के आकर्षण का केंद्र रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें केंद्र बताया गया उनके माध्यम से। किंतु तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु ने ही सबसे पहले तत्कालीन एक तरीके से तत्कालीन राजनीति की व्यवस्थाओं में उपस्थित निरंकुश तंत्र, श्रेणियों तंत्रों और प्रजातंत्र की विशेषताओं और उनमें अंतरों का तुलनात्मक दृष्टि से विशद विवेचना की थी। मतलब कि सबसे पहले जो बताया जाता है एक व्यवस्थित क्रम में सबसे सही तरीके से अरस्तु ने सबसे पहले तुलनात्मक अध्ययन कर ये चीज़ बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से एक तरीके से सामाजिक, श्रेणीबद्ध और प्रजातंत्रों में कैसे कैसे एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करके सामने एक तरीके से उन्होंने बताया था, विवेचन किया था इस सारी चीज़ों के विषय में। आगे देखते हैं, अरस्तु से लेकर आधुनिक राजनीति शास्त्र ने विद्वानों तक ने राजनीति व्यवहार को समझने के लिए राजनीति व्यवस्थाओं को अध्ययन, विश्लेषण और वर्गीकरण किया है और नए नए शोध उपकरणों के माध्यम से नए दृष्टिकोणों की व्याख्या की है। ठीक है, तो नए नए दृष्टिकोणों की व्याख्या की है, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करके चीज़ों को समझकर एक दूसरे से जो राजनीति है उसका अध्ययन करके अलग अलग डिफरेंस जो है उसके माध्यम से नए नए दृष्टिकोणों की व्याख्या की है। आगे हम देखते हैं, राजनीति और शासन के तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा अरस्तु और उसके पहले से भी पाते हैं। ठीक है, बाद में मैकियावेली, मॉन्टेक्यू, बाइश, लॉस्की, फाइनर आदि ने विचारकों ने इस पद्धति को अपनाया। ठीक है, इस दूसरे महायुद्ध के पहले इसका विकास छोटे स्तर पर ही होता रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ और इसके नए अनुशासन रूप में विकसित किया जाने लगा और आज सैद्धांतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक शास्त्र जो है का एक महत्वपूर्ण बन गया है, एक महत्वपूर्ण चीज बन गई है। तुलनात्मक जो राजनीति है एक तरीके से राजनीति शास्त्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। शुरुआत में उतना तो महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन आज के युग में चीज़ों को अगर विकसित यानी कि अगर पॉलिटिक्स में अगर जाना है तो यानी कि हम क्या कमी कर रहे हैं, जो चीज़ हो गई उन चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन करके ही हम अच्छे से वो चीज़ों को समझ सकते हैं। किसी भी देश में जो पहले घटना हो, क्या कमियों के कारण क्या अब हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों का हम एक सही तरीके से अध्ययन करके हम उस चीज़ से सीख सकते हैं और अपने राजनीति में उन चीज़ों का बदलाव कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है उसके विषय में देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र विवादपूर्ण रहा है। इसका मुख्य कारण है कि इसके परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण मेल नहीं खाते हैं। पुराने राजनीतिक विचारक जो थे अपने अध्ययन क्षेत्र को केवल शासन और सरकार के ढांचे तक ही सीमित रखते थे, लेकिन आधुनिक विद्वान जो हैं इस क्षेत्र को बहुत ही व्यापक बना देते हैं, बहुत ही बताते हैं कि बहुत ही व्यापक क्षेत्रों, बहुत सारे क्षेत्रों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तुलनात्मक जो राजनीति है। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र है ये किस तरीके से या फिर किस तरीके से उसके विषय में देखते हैं, किन किन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, तो एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहला जो है यानी कि राजनीतिक सामाजिकरण का अध्ययन, राजनीतिक सामाजिकरण का अध्ययन करना, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एक तरीके से तुलनात्मक राजनीति। तो राजनीति सामाजिकरण तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्ययन विषय है। राजनीति सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्यों और दृष्टिकोणों के विषय में महत्वपूर्ण जो जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, राजनीतिक सामाजिकरण एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। क्या है, एक तरीके से दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि उस समाज में उस चीज़ का क्या इफेक्ट हो रहा है। यह व्यक्ति के जीवन में से प्रारंभ होकर उसके मृत्यु तक चलती रहती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो जीवन से जैसे ही जन्म लेता है उस समय से उसके मृत्यु तक वो उसके साथ रहती है। व्यक्ति अपने बचपन से ही विभिन्न राजनीतिक विषयों में रुचि लेने लगता है और जीवन पर्यंत इससे जुड़ा रहता है। राजनीतिक सामाजिकरण को तुलनात्मक राजनीति में इसीलिए शामिल किया जाता है क्योंकि राजनीतिक सामाजिकरण पर ही किसी राजनीतिक प्रणाली की सफलता या असफलता निर्भर करती है। आखिर एक चीज़ बताओ, जो राजनीति होती है किस चीज़ पर, किसी समाज पर ही तो होगा, कोई समाज होगा उसी पर तो ये पॉलिटिक्स चलाई जाएगी ना, तो उसी चीज़ पर ये सफलता असफलता निर्भर करेगी। तो उन्हीं चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे समय के साथ साथ। तो यही चीज़ जो है, यही जो अध्ययन करते हैं हम तुलनात्मक रूप से समय के साथ साथ, उसी को बोलते हैं राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति। तो एक तरीके से यानी कि सामाजिकरण का एक हिस्सा हुआ कि नहीं। ठीक है, आगे हम देखते हैं विषय क्षेत्र हुआ। आगे हम देखते हैं प्रायः विकसित देशों में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। इसके विपरीत पिछड़े व विकासशील देशों में यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। क्या इसका मतलब क्या है कि इसके विपरीत जो है एक तरीके से जहाँ पर समाजीकरण की, विकासशील देश में समाजीकरण की जो एक तरीके से प्रक्रिया होती है वो बहुत ही तेज होती है।
और जबकि पिछड़े देश जो होते हैं, विकासशील देश जो होते हैं, वहाँ पर समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, क्योंकि उतना ध्यान नहीं देते हैं उस चीज़ पर। तो यही चीज़ें बताई जा रही हैं। आगे हम देखते हैं, तो इन चीज़ों का हम अध्ययन कर एक तरीके से राजनीति, तुलनात्मक राजनीति का हम एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। राजनीतिक संस्कृति से अभिप्राय यह राजनीतिक व्यवस्था के नागरिकों की उस व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण, विश्वास, भावनाओं और मूल्यों से है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की अपनी विशिष्ट राजनीतिक संस्कृति होती है। राजनीतिक संस्कृति ही यह स्पष्ट करती है कि लोग राजनीतिक व्यवस्था को कितना महत्व देते हैं। ठीक है, वास्तव में किसी राजनीतिक व्यवस्था की सफलता और असफलता जो होती है उसकी संस्कृति पर ही निर्भर करती है। कोई भी संस्कृति है उसमें ये चीज़ महत्वपूर्ण होती है कि कोई भी जो पॉलिटिक्स है उस संस्कृति पर वो सफलता होगी या नहीं होगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अतः तुलनात्मक राजनीति का अध्ययनों में राजनीतिक संस्कृति अध्ययन किया जाना महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। आगे हम देखते हैं तीसरा जो है, विभिन्न राज्यों का संस्थागत व्यापक वितरण जो है। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत विद्वानों ने विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा नौकरशाही को ही राजनीतिक विषयों का क्षेत्र माना है। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही, इन सारी चीज़ों को एक तरीके से राज्य जो राजनीतिक विषय उस चीज़ का क्षेत्र माना है। लेकिन यद्यपि आजकल जो है संस्थाओं के स्थान पर कार्य पद्धति, यानी कि कार्यपालिका जो है कार्य पद्धति एवं व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, तथापि राजनीतिक संरचना को बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता है। साधारणतः यह माना जाता है कि अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है, संसद की शक्ति दिन पे दिन कम होती जा रही है और यह शक्ति कार्यपालिका के हाथों में आ रही है। और यानी कि इस सरकार के निष्कर्मों पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक देशों की कार्यपालिका और विधानमंडलों का अध्ययन किया जाए, तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए। इन चीज़ों के विषय में जब तक अध्ययन नहीं करेंगे फिर हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी विकसित देशों में ये सारी चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे, तो वहाँ से हम सीख सकते हैं, अपने देश में उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं एक तरीके से तुलनात्मक राजनीति। ठीक है, तो इस चीज़ में यह एक तरीके से महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि विभिन्न राज्यों के जो संस्थागत व्यापक वितरण है, कार्यपालिका, विधानमंडल, इनका अध्ययन करना एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। आगे हम देखते हैं राजनीतिक विशिष्ट जन, राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार। अब इन चीज़ों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, क्यों? आगे हम पढ़ते हैं। तुलनात्मक राजनीति के विद्वान इस बात का भी अध्ययन करते हैं कि वे व्यक्ति जो राजसत्ता का प्रयोग करते हैं समाज के किन वर्गों में संबंधित और उनकी सत्ता का क्या आधार है। प्रत्येक राज्य में शासन की शक्ति विशिष्ट लोगों या विशिष्ट वर्ग के हाथों में होता है। जिन देशों में स्वस्थ दलीय प्रणाली है वही शासकों की भर्ती का मुख्य स्रोत राजनीतिक दल होता है और आर्थिक समानता और राजनीतिक शासकों की भर्ती के ढंग का राजनीतिक हिंसा और आंतरिक कलहन से गहरा संबंध है। ठीक है, एक तरीके से इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी एक ही जो शक्तिशाली है वो उसी के समाज, उसी के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, और जो भी विशिष्ट कमजोर है उस शासन का उन लोगों को राजनीति में हिस्सा नहीं मिल रहा, तो एक तरीके से भ्रष्टाचार होगा ना कहीं एक तरीके से कलहन होगा, हिंसा होगी। तो यही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें क्रिसिस तथा वार्ड के शब्दों में इस चीज़ को समझाया गया है कि जिन देशों में यत्नपूर्वक समाज में किन्हीं विशेष वर्गों को राजनीतिक सत्ता से वंचित रखा जाता है, कोई भी राजनीतिक सत्ता है उस चीज़ से वंचित रखा जाता है किसी विशेष वर्ग को, तो वहाँ ये वर्ग हिंसक साधनों से सत्ता हथियाने का प्रयास करते हैं। यानी कि एक तरीके से हिंसक पे उतर आते हैं कि हमारा भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, हम क्यों नहीं राजनीति में एक तरीके से हिस्सा ले सकते, हमारा भी अधिकार है, हम निश्चित तौर पे इसमें मतलब कि अपनी भागीदारी निभाने की कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर हिंसा होती है और इन चीज़ों का फिर एक तरीके से अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि ये ऐसी स्थिति फिर कभी ना उत्पन्न हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं विश्लेषणात्मक तथा अनुभाविक खोज जो है इसके विषय में हम देखते हैं ये किस तरीके से तुलनात्मक राजनीति का हिस्सा है। तो तुलनात्मक राजनीति में अनुभाविक अध्ययन पर अधिक बल दिया गया है। इसके अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं, उनकी संरचनाओं की अपेक्षा इसके क्रियाशील कार्यकर्ताओं अथवा अन्य तत्वों के व्यवहार का अध्ययन होता है। आगे हम देखते हैं पॉइंट 6 जो है छठवां, राजनीतिक दल तथा हित समूहन। इसका अध्ययन कैसे है? तो आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है। जो आधुनिक युग है एक तरीके से लोकतंत्र का युग है, और लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में दलों का अनिवार्य है, दलों को अनिवार्य है। प्रायः सभी देशों में राजनीतिक दल पाए जाते हैं, जैसे कि अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यहाँ पर। ठीक है, और जो दलीय प्रणाली पाई जाती है जहाँ पर, जबकि फ्रांस, इटली, नॉर्वे, भारत इत्यादि जो देशों में बहुदलीय पद्धतियाँ पाई जाती हैं। साम्यवादी चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया, वियतनाम आदि में एक दलीय पद्धति विद्यमान है, एक दलीय विद्यमान पद्धति है।
तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से पार्टियां हैं, अलग अलग से, कहीं पर बहुदलीय पार्टी है, कहीं पर एक दलीय है, कहीं पर द्विदलीय पार्टियां हैं। तो एक तरीके से उस देश की राजनीति का अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से तुलनात्मक राजनीति का विद्यार्थी राजनीतिक दलों का संगठन से कार्यात्मक तथा कार्यों का अध्ययन करता है। राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि हित समूहन में भी राजनीतिक सक्रियता के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप दल और सरकार की नीतियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मजदूर संघ, रेलवे यूनियनों, व्यापारियों के संघ, व्यावसायिक संघ इत्यादि सभी दबाव गुटों की श्रेणी में आते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि लोकतांत्रिक राज्यों में दबाव समूह सरकारी निर्णयों को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो एक तरीके से कोई भी श्रेणी है ना, तो वो दबाव यानी कि सरकार पर दबाव बना सकती है अगर उसका गुट है, एक तरीके से कोई उसका दल है, तो ये सारी चीज़ें। जबकि चीन इत्यादि वगैरह साम्यवादी देशों में इनका महत्व नहीं है, इनका महत्व बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कोई दल वगैरह है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है। तो एक तरीके से यहाँ पर चीन वगैरह में इनका महत्व बहुत ही कम है। इसीलिए कहा जाता है कि तुलनात्मक अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तुलनात्मक रूप से इसका एक तरीके से राजनीतिक दलों एवं हित समूहों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। आगे देखते हैं राजनीति, आधुनिकरण एवं नवीकरण की जो समस्याएं हैं उसके विषय में देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति के विद्वान इन विषयों पर भी विचार करते हैं कि शिक्षा के प्रसार का नागरिकों के राजनीतिक आचरण और उनकी राजनीतिक संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक ही समाज के अंतर्गत रहने वाले विभिन्न जातियों और धार्मिक निष्ठानों में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या आर्थिक विकास द्वारा क्या संभव है, मतलब कि यह संभव है कि एशिया और अफ्रीका के नागरिकों को अपने परिवार, कुल, कबीले, धर्म, जाति के प्रति जो निष्ठाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाए और उनके स्थान पर उनमें राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो सके। ठीक है, तो एक तरीके से राजनीतिक आधुनिकरण और नवीकरण की जो समस्याएं हैं उन चीज़ों को धीरे धीरे, जैसे कि शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के प्रसार से नागरिकों में एक राजनीतिक आचरण की व्यवस्था लाई जाए, जिससे कि वो चीज़ों को, राजनीतिक चीज़ों को समझने की कोशिश करें और उन चीज़ों में ढलने की कोशिश करें, और अब धीरे धीरे क्या हो, समाप्त, यानी कि एक तरीके से उनमें राष्ट्रीयता की भावना एक तरीके से विकसित हो सके। ये सारी चीज़ों के विषय में हमें अध्ययन करना एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। आगे देखते हैं विकासशील देशों में समाज का अध्ययन, विकासशील समाजों का अध्ययन करना। जो विकासशील समाज है इस समय उनके विषय में अध्ययन करना महत्वपूर्ण विषय होता है। तुलनात्मक राजनीति में न केवल विकसित बल्कि पश्चिमी देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाना महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें एशिया और अफ्रीका के पिछड़े विकासशील देशों की शासन प्रणालियों का भी अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक तरीके से चाहे वो विकासशील हो या विकसित हो, कोई भी मतलब कि समाज है, उनका अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं अपने देश में एक तरीके से हमें क्या करना है, राजनीति को अप्लाई करना है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जब हम इन चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वहाँ से हमें समस्याओं का समाधान एक तरीके से देखने को, उसका सोल्यूशन मिलेगा। आगे हम देखते हैं 9वां पॉइंट जो है राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता क्या है? राजनीतिक सहभागिता से अभिप्राय नागरिकों की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से, यानी कि जितने भी नागरिक हैं कहीं ना कहीं उस चीज़ों में भाग लें। तो सभी राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक सहभागिता का स्तर एक समान नहीं होता है। उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में नागरिक राजनीतिक गतिविधियों में अधिक भाग लेते हैं, जबकि पिछड़ी हुई एवं सर्वसत्तावादी जो होती है राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक भागीदारी के अधिक अवसर नहीं मिलते हैं उन लोगों को। ठीक है, तो वास्तव में राजनीतिक जो है भागीदारी ही किसी व्यवस्था के औचित्य की कसौटी मानी जाती है। तुलनात्मक राजनीति में भागीदारी का एक महत्व होता है, तो इसलिए मतलब कि एक तरीके से हमें अध्ययन करना होगा कि तुलनात्मक राजनीति में भागीदारी का कितना महत्वपूर्ण होता है, किस तरीके से हम किसी भी राजनीति में अपना योगदान दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हमें करना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 10, राजनीति यानी कि विषय क्षेत्र जो है राजनीति, तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र है, पॉइंट 10वां जो है राजनीति प्रक्रियाएं। प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली में अनेक राजनीतिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया इत्यादि अनेक प्रक्रियाएं अनवरत रूप से चलती रहती हैं। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं का राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है ना, इन चीज़ों का व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी कारण तो इसी चीज़ों के लिए, ताकि जो उस चीज़ का इफेक्ट हो रहा है, जो चीज़ हो रहा है, न्यायिक प्रक्रिया जो भी हो रहा है यानी कि राजनीति में, उन चीज़ों का कहीं ना कहीं समाज पर या लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, तो उन चीज़ों को हमें अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम देखते हैं प्रतियोगी राज्य के बीच शक्ति संतुलन।
आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 11 जो है, तुलनात्मक राजनीति में युद्ध जो होता है और शांति तथा शांति संतुलन की समस्याओं पर विचार किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जैसे कि विभिन्न राज्यों में संचार की क्या व्यवस्था है, अमेरिका तथा रूसी गुटों में सम्मिलित राष्ट्रों के बीच परस्पर संघर्ष और सहयोग की क्या संभावनाएं हैं, इसके विषय में अध्ययन करना है। राज्यों के सैनिक और असैनिक गठबंधन का एक स्वरूप कैसे होता है, इनकी गठबंधन का जो क्या स्वरूप है, इसके विषय में। विभिन्न देशों की विदेशी नीति जो होती है, विदेश नीति का निर्धारण करने वाले मुख्य कारक जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके विषय में अध्ययन करना। तो इन सारी चीज़ों को हमें तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी देश को समझने के लिए, किसी भी समाज को, किसी भी देश की जो विदेशी नीतियां हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं नौकरशाही की भूमिका। नौकरशाही की भूमिका का मतलब है नौकरशाही की प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेषतः वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में नौकरशाही सरकार प्रशासन की रीढ़ की हड्डी बन जाती है। एक तरीके से देखा जाए, जो नौकरशाही होता है वो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विशेषतः वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में नौकरशाही सरकार और प्रशासन की रीढ़ की हड्डी बन गई है। यदि आधुनिक युग में नौकरशाही का प्रयोग कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की धारणा साथ साथ नौकरशाही की भूमिका भी बढ़ती चली गई है। यही कारण है कि आज चाहे नीति का निर्माण करना हो या फिर क्रियान्वयन करना हो, नौकरशाही सदैव प्रथम रहती है। यानी कि उनके सहयोग के बिना हम कैसे कोई भी, यानी जो पढ़ा लिखा है, एक तरीके से जो कार्य कर रहा है नौकर के, तो उनके सहयोग के बिना हम कैसे इतने बड़े कार्य को, और जो छोटे मोटे कार्य हैं उनको हम कैसे करेंगे, तो उनकी आवश्यकता होती है। तो नौकरशाही को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में एक यंत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसीलिए तुलनात्मक राजनीति में नौकरशाही का अत्यंत अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 13 जो विषय क्षेत्र है इस चीज़ का, उसको देखते हैं। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण जो है उसके विषय में देखते हैं। आधुनिक युग में तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र केवल मात्र राजनीति शास्त्र के अध्ययन तक ही नहीं है, मतलब कि केवल इस क्षेत्र तक ही नहीं है राजनीति शास्त्र, इसका वरन बल्कि इसके राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहारिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन होने के कारण इसके विषय क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है, यानी कि काफ़ी विस्तृत क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसी कारण तुलनात्मक राजनीति एक अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण बन गया है। अब तुलनात्मक राजनीति में राजनीति शास्त्र के अलावा अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि क्षेत्रों में भी इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इन सारे क्षेत्रों को जब पढ़ा जाता है तो एक तरीके से अच्छे से स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक राजनीति कैसे काम करती है। आधुनिक विद्वानों की मान्यता है कि इनकी मान्यता है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की जटिलताओं को सामाजिक आर्थिक संदर्भों में ही भली भांति प्रकार से समझा जा सकता है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत कुछ स्पष्ट, सुनिश्चित और निर्धारित हो चुका गया है या फिर हो गया। आगे हम देखते हैं तुलनात्मक, इस तरीके से मतलब कि हम जो भी विषय क्षेत्र थे उसको हमने कंप्लीट देख लिया, यानी कि तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र बहुत ही स्पष्ट और सुनिश्चित रूप में हमने पढ़ लिया है। आगे हम देखते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है इस चीज़ के। तो तुलनात्मक राजनीति एक तरीके से विज्ञान है, क्योंकि इसके क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले विषयों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। तुलनात्मक विधि और विश्लेषण वैज्ञानिक विधि ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके अध्ययन के परंपरागत उपागमों जो वास्तव में वैज्ञानिक तरीके न होते का स्थान अब नए उपागमों, व्यवहारिक, संरचनात्मक, कार्यात्मक पद्धति, विश्लेषण आदि के ने ले लिया है। अब तुलनात्मक राजनीति ने एक स्वतंत्र अनुशासन पद प्राप्त कर लिया है। इस विषय पर अनेक मान्य और अधिकृत ग्रंथ हैं और इस विषय को यह स्थान दिलाने वाले अनेक विख्यात लेखक हैं। तुलनात्मक राजनीति कोई कला नहीं है, जिस प्रकार की राजनीति को एक कला कहा गया है, कला और माना जाता है। ठीक है, इसमें कहा गया कि तुलनात्मक राजनीति कोई कला नहीं है, जिस प्रकार की राजनीति जो होती है को एक कला कहा और माना जाता है। ये राजनीति को कला और एक तरीके से क्या माना जाता है, कला के रूप में माना जाता है, जबकि तुलनात्मक जो राजनीति कला नहीं है, बल्कि उसको एक तरीके से वैज्ञानिक रूप से हमें एक तरीके से उसको अध्ययन करना होता है तुलनात्मक राजनीति को। ठीक है, आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, इसमें हम देखते हैं जो इसकी एक तरीके से जो प्रकृति है, प्रकृति में हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति का विकास हाल ही में हुआ है, यानी कि आधुनिकता में इस तरीके से इसकी क्या प्रकृति है। इस विषय का वैज्ञानिक ढंग से विकास वर्तमान शताब्दी में
विशेष रूप से विगत 7 दशकों में हुआ है। वास्तव में तुलनात्मक सरकार जो शासन विषय तुलनात्मक राजनीति से पहले विकसित हुआ है और उस पर अनेक ग्रंथ रचनाएं पूर्वगामी शताब्दी में भी प्रकाशित हुई हैं, किंतु तुलनात्मक शासन, जो कि अब तुलनात्मक राजनीति का ही एक प्रमुख अंग है, का अध्ययन भी वैज्ञानिक ढंग से और नए उपागमों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के साथ ही विकसित हुआ। कुल मिलाकर कहा जाए एक तरीके से अब है जो आधुनिक युग में है, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के माध्यम से इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया जाता है कि किन कारणों से इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है और किन कारणों से इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। आगे हम देखते हैं, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र और अति व्यापक है। जो क्षेत्र है बहुत ही मतलब कि एक तरीके से बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। तो जैसा कि विषय के नाम से ही बताया जा चुका है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीति के सभी पहलू, शासन के सभी अंगों व उनकी प्रक्रियाओं और राजनीतिक पद्धतियों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन को सम्मिलित किया है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर है कि इनका जो विषय क्षेत्र है जो है राजनीति के सभी पहलू, जितने भी पहलू, उनको शासन के सभी अंग, उनकी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, राजनीतिक पद्धति के विभिन्न पहलू, इन सारी चीज़ों का समेटे हुए है एक तरीके से तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन का विषय क्षेत्र है। इन चीज़ों को अध्ययन करेंगे तो हमें और अच्छे से तुलनात्मक राजनीति के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। आगे हम देखते हैं, तुलनात्मक राजनीति में विशेष बल तुलनाओं पर, यानी कि इसी चीज़ पर दिया जाता है कि उसमें कंपैरिजन कैसे किया जाए, तुलना कैसे की जाए। तो तुलनात्मक राजनीति में तुलना एक दूसरे से कैसे किया जा सकता है, इसी पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि संकेत मिलता है कि इस विषय के अध्ययन में अनेक प्रकार के राजनीतिक विभिन्न पहलुओं की तुलनाएं की जाती हैं। इन तुलनाओं का संबंध एक से अधिक राज्यों, सरकारों या फिर राजनीतिक पद्धतियों के किसी भी पहलू हो सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल एक राज्य के विषय में, ये किसी भी सरकार हो सकती है, किसी भी राजनीतिक पद्धति पर हो सकती है, कोई भी राजनीतिक पद्धति के पहलू पर ये इस तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन किया जा सकता है। ये शासन के अंग, कार्यपालिका, विधानमंडल, विधायिका, न्यायपालिका और प्रशासन, इन सभी पर, शासन पर प्रकाश डालने वाले और उनको उससे प्रभावित होने वाले पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक और व्यवस्थाएं, राजनीतिक संस्कृति और सामाजिकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक समूह, दल, संचार के माध्यम, लोकमत, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं जो हैं, विधायी, वित्तीय, विनिश्चित, निर्माण करने वाली जो है, अन्य प्रकार के राजनीतिक व्यवहार, निर्वाचन, अभियान, मतदान आदि को इन चीज़ों के माध्यम से हम अध्ययन कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शासन के अंग जो हैं, ये इन चीज़ों का हमें अध्ययन के स्रोत हो, यानी कि इन चीज़ों के माध्यम से हम अध्ययन कर सकते हैं, इन चीज़ों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इसकी जो यहाँ पर हम देखते हैं एक तरीके से जो प्रकृति है, ये इसकी प्रकृति है कि इन चीज़ों के विषय में तुलनात्मक अध्ययन करके हमें बताएं। ठीक है, आगे हम देखते हैं तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण। जो प्राचीन युग में एक तरीके से दृष्टिकोण होता था तुलनात्मक राजनीति को लेकर, वो कैसे था उसके विषय में देखते हैं। तो पुराने राजनीतिक विचारकों द्वारा तुलनात्मक अध्ययन में अपनाए गए तरीकों का परंपरागत जो है को दृष्टिकोण कहा जाता है, परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता है। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण को 5 मुख्य विशेषताएं बताई जाती हैं उसकी। ठीक है, पहली जो है परंपरागत दृष्टिकोण में मुख्यतः अतुलनात्मक है, यानी कि इस दृष्टिकोण के अनुसार लिखे गए ग्रंथों में तुलनात्मक दृष्टिकोण बहुत ही कम मिलती है। दूसरा इसमें जो एक तरीके से विशेषता है कि परंपरागत दृष्टिकोण प्रधानता वर्णनात्मक थी। ठीक है, आज के अनेक बुनियादी विषयों जैसे कि राजनीतिक प्रक्रिया, दबाव समूह, हित समूह, राजनीतिक व्यवस्थाएं आदि का अध्ययन दृष्टिकोण नहीं है, यानी कि इन चीज़ों का दृष्टिकोण नहीं करता है। ठीक है, तो अध्ययन का जो इनकी प्राचीन काल में इन चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। आगे देखते हैं परंपरागत दृष्टिकोण जो है प्रधानत संकुचित और इसमें केवल पश्चिमी यूरोप अर्थात इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि भी देशों की राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन मिलता है। आगे हम देखते हैं परंपरागत जो दृष्टिकोण प्रबंधनात्मक जो है, इसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संस्थाओं अथवा एक अवस्था की विशिष्ट प्रकार की संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं राजनीति, जो तुलनात्मक राजनीति है, इस चीज़ का आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसके विषय में हम देखते हैं। आधुनिक जो दृष्टिकोण है वर्तमान समय में, उसके विषय में हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, राजनीति के क्षेत्र में नए विश्लेषण और नए विश्लेषणों और अध्ययनों की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, इसीलिए नई पद्धतियाँ और दृष्टिकोण की खोज होने लगी है। विश्लेषण और परीक्षण की नई पद्धतियाँ, नए दृष्टिकोणों का विकास हुआ है। इसमें लॉर्ड ब्राइस जो थे और फ्रेडरिक जैसे विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश की है, लेकिन इसके साहित्य का विकास हाल के वर्षों में ही हुआ है। आमंड लुशियन पाई और सिडनी वर्बा और डेविड ई एटर आदि जो विद्वान थे,
इन्होंने क्या किया है कि आधुनिक विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति को आधुनिक रूप से दिया है, यानी कि इन चीज़ों को आधुनिक दृष्टिकोण देने की कोशिश की है अपने अपने विचारों के माध्यम से। तुलना के लिए समान संसाधनों, समान सिद्धांतों व मूल्यों के को काम में लाया है। तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण जो एक तरीके से अधिक परीक्षण यानी कि वैज्ञानिक तरीके से, परीक्षण तरीके से अधिक खोजबीन करने वाला और अधिक व्यवहारिक, व्यवस्थित, एक तरीके से सिस्टमेटिक में बहुत भी व्यवस्थित है एक तरीके से। और यह अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं के मूल में जाने का प्रयास करता है। आधुनिक दृष्टिकोण में हित समूहों, दबाव समूहों, राजनीतिक दलों, विचारकों के प्रभावित व्यवहारों का विशेष अध्ययन किया जाता है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक और अन्य व्यवहारों के बीच वास्तविक संबंधों की खोज करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आगे हम देखते हैं। यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित अध्ययन है। आगे हम देखते हैं, आज राजनीतिक प्रक्रियाओं और अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं में घनिष्ठ संबंध माना जाता है। उसके बाद देखते हैं तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन, जो तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण जो है, दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक है। इसमें जो मुख्य है हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसमें आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसके माध्यम से कि यहाँ पर विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक इसका अध्ययन किया जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण एक व्यवस्था मूलक है और आधुनिक जो पद्धति अनुशासनात्मक अध्ययन पर अधिक बल देता है। तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण संरचनात्मक और कार्य मूल्यात्मक होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे हम देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व क्या है। आज विश्व में 190 देशों से अधिक प्रभुता प्राप्त देश हैं, उनमें नए स्वतंत्र राज्यों की जनता अब उपनिवेशों प्रजाजनों की भांति सीधी व नम्र नहीं रही है। आज के समुदाय पूर्व की तुलना में कहीं अधिक राजनीतिकृत है। सभी देशों में जो जितने भी देश हैं उनके जनसाधारण की राजनीतिक सहभागिता बढ़ रही है। जितने भी देश हैं वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वहाँ के लोग राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं, उसमें रुचि अपनी बढ़ा रहे हैं। तो एक तरीके से ये चीज़ें, विकसित देशों के नागरिक भी पूर्व की अपेक्षा अधिक राजनीतिकृत हो रहे हैं। ठीक है, और वे अपनी सरकारों से विभिन्न समस्याओं का वृद्धि पूर्ण मात्रा में निराकरण चाहने लगे हैं। मतलब कि उनसे मांगते हैं कि इस समस्या के क्या समाधान हो सकता है इसके विषय में, यानी कि उनसे सवाल कर सकते हैं एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वर्तमान जो है सदी में संचार के क्षेत्रों में भी एक क्रांति हुई है। जनसाधारण तक पहुँचने के, यानी कि एक तरीके से संचार जो माध्यम है ना, संचार माध्यम ने जनसाधारण और राजनीतिक जागृति को बहुत बढ़ाया है। यानी कि इसके माध्यम से क्या हुआ कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करती है और उसे समझने और समझाने में बड़ी सहायता करती है। संचार माध्यम के माध्यम से लोगों के, यानी कि गांव तक के लोगों को समझ में आता है कि राजनीति कैसी है और कैसे कार्य करती है, सरकार कैसे बनती है, किस तरीके से सरकार कार्य करती है। इन चीज़ों के विषय में, यानी कि धीरे धीरे क्या होता है, संचार जो माध्यम है इसके माध्यम से राजनीति को समझने में बहुत ही मदद करती है, बड़ी सहायता होती है इसके माध्यम से। इसके द्वारा राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया गया है तथा राजनीति में व्यवहारिक सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व है। अभी हमने देखा कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का क्या महत्व है। हम जो अध्ययन करते हैं, मुझको अध्ययन करने से क्या महत्व होगा उसके विषय में हमने देखा। अब हम देखते हैं राजनीति जो तुलनात्मक राजनीति का है इसका क्या महत्व है। तो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में एक शाखा सदैव ही आकर्षण का केंद्र रहा है। अरस्तु से लेकर आज तक अध्ययन की यह शाखा निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण रहा है। राजनीतिक व्यवहार का ज्ञान। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन से हमें राजनीतिक व्यवहार एवं इसकी जटिलताओं को समझने में सहायता मिलती है। इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तथा राजनीतिक व्यवहार पर अच्छी समझ बना सकते हैं। यानी कि तुलनात्मक हम राजनीति को पढ़ेंगे तो एक तरीके से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, राजनीतिक व्यवहार, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राजनीति को एक वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में सहायक है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से वैज्ञानिक निष्कर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। विभिन्न देशों के संस्थाओं का ज्ञान। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के माध्यम से हम देश विदेश की संस्थाओं को अधिक गहराई से समझकर उपस्थित समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। यही सारी चीज़ तो इसका महत्व है, क्योंकि हम चीज़ों को क्या करते हैं कि कई सारी जो विभिन्न देश हैं उनकी संस्थाओं का हम तुलनात्मक अध्ययन करके अपने देश में जो राजनीतिक अध्ययन के जो विषय के क्षेत्र हैं, अपने देश, हम देश विदेश की जो संस्थाएं उनको गहराई से अध्ययन करके उनकी समस्याओं
समस्याओं का जो समाधान है उसको निकाल कर अपने देश में हम उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, तो समस्याओं का समाधान हम हल ढूंढ सकते हैं। यही सारी चीज़ें इसके महत्व में बहुत ही योगदान देती हैं। विशेष राजनीतिक संस्थाओं एवं उनसे संबंधित राजनीति के अध्ययन से हम हमारा जो दृष्टिकोण व्यापक, तुलनात्मक एवं संतुलित बनाता है। ठीक है, एक तरीके से संतुलित बनता है, तुलनात्मक रूप से एक तरीके से व्यवस्थित तरीके से बनता है, जो किसी देश विदेश के संस्थाओं के अध्ययन के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। जो अंततः अनुशासन अध्ययन पद्धति सहायक तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में अंततः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप इसके अध्ययन से सामाजिक जो विद्वान है ना, सामाजिक जो विज्ञान है के अन्य जो विषय हैं उनके बारे में हमें व्यापक समझ एक तरीके से होती है, उनके विषयों में अच्छी समझ हो जाती है। आगे देखते हैं तुलनात्मक राजनीति और राजनीति सरकार में अंतर क्या है। यानी कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, एक चीज़ तो ये होगी, और दूसरी चीज़ क्या होगी कि तुलनात्मक सरकार। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें होती हैं उसके विषय में हमें डिफरेंस देखना है। तो देखते हैं, जी के रॉबर्ट्स ने स्पष्ट किया है कि तुलनात्मक शासन जो होता है ना, तुलनात्मक शासन जो होता है का प्रयोग राज्यों की उनकी संस्थाओं और उनके कार्यों से संबद्ध कुछ समूहों, राजनीतिक दल, दबाव आदि के अध्ययन हेतु उपयुक्त लगता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति शब्दावली एक अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य के लिए हुए हैं, जिसमें तुलनात्मक शासन तथा गैर राजनीतिक कबीले, निजी संस्थाएं आदि का भी समावेश किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति क्या है और तुलनात्मक सरकार क्या है। ठीक है, सरकार का मतलब तुलनात्मक सरकार जो होती है और तुलनात्मक राजनीति एक तरीके से जो अध्ययन करते हैं वो विशेष क्षेत्र जो ये सारी चीज। तुलनात्मक अध्ययन की कठिनाइयाँ क्या है। ठीक है, तो तुलनात्मक अध्ययन की जो कठिनाइयाँ हैं, तुलनात्मक पद्धति अभी प्रवाह की स्थिति में है। ठीक है, एक तरीके से अभी इसका विकास हो रहा है अच्छे से, यह निर्णयात्मक अंतिम स्थिति में नहीं पहुंच पाया है, मतलब कि अभी इसका बहुत ही तेजी से विकसित हो रहा है। ठीक है, अंतिम स्थिति में ये नहीं, अभी इसका और ही आगे जाएगा। इसके रास्ते में अनेक कठिनाइयाँ इनकी पाई जाती हैं। तुलना करने के लिए अनेक बातों की आवश्यकता पड़ती है। अब उन बातों पर कैसे हम ध्यान दे सकते हैं, तो ये सारी कठिनाइयाँ होती हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद राजनीति शास्त्र तुलनात्मक अध्ययन काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। दिन प्रतिदिन इनकी कमियों को दूर किया जा रहा है और इससे मतलब कि इसे अधिक से अधिक पूर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि अच्छे से हम उस चीज़ को, उस देश की राजनीति को अच्छे से स्पष्ट तरीके से समझ पाएँ कि वहाँ पर क्या समस्या है, क्यों है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर। सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाएँ, यही चीज़ों पर इनकी उस चीज़ पर विशेष बल दिया जा रहा है। इनकी अच्छी तरीके से तुलनात्मक अध्ययन कर अपने देश में हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, राजनीति में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं किसी भी देश के राजनीतिक विषयों के क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा, यानी कि जो यूनिट नंबर 1 था, यूनिट नंबर 1 में हमने यानी कि जो तुलनात्मक राजनीति है इसके विषय में हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया। जितने भी टॉपिक्स थे उनको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा, ताकि हमें आने वाली अब यूनिट में जो होंगी उतना हमें डिटेल में ना पढ़ना हो, इसलिए हमने इस यूनिट में काफ़ी डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। फिलहाल के लिए आज के इस यूनिट में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगी और इस वीडियो में मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ, अपनी वीडियोस में हम और क्या सुधार कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए